हेलो बच्चों, जिसका आपको इंतजार था वो चीज आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो हम प्रत्येक दिन आपको पर्सनली हल कराएंगे, जिसमें एक वीडियो में एक पर्सनली आपको देखने मिलेंगे। तो आप भी अपने छोटे छोटे दोस्तों के पास भेज दीजिए जो क्लास 9th में है और मैथ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं और मैथ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन तक भेजिए जरूर। आप लोगों ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की है, तो इसलिए हम स्टार्ट कर चुके हैं गणित का प्रश्नावली 1.1। तो ये आप सॉल्व नहीं किए हैं अभी तक, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आपके प्रत्येक दिन एक एक वीडियो का सोल्यूशन मिलेगा, जिसमें एक एक प्रश्नावली आपके हल होंगे। चलिए, आपका है एनसीईआरटी सोल्यूशन। जो एनसीईआरटी बुक आप यूज कर रहे हैं क्लास 9th में, उसका प्रश्नावली 1.1 का ये सवाल है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा उसका प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा क्या इसे आप P अपान Q के रूप में ले सकते हैं, जहां P और Q क्या होने हैं? पूर्णांक है। यदि आपको संख्याओं के बारे में नहीं पता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन, उसको जाके आप विजिट करिए, देखिए। देन उसके बाद आपको समझ में आएगा पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। सभी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी हो सकती है। चलिए, तो क्या शून्य, हम सॉल्यूशन तरफ आते हैं, सॉल्व हल करते हैं इसे। कह रहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है तथा क्या इससे आप P अपान Q के रूप में ले सकते हैं और P Q क्या है? पूर्णांक है। तो बिल्कुल, चलिए, ये क्या है हमारा? शून्य है। ये क्या है? हमारा शून्य है। कुछ लोग गलती करते हैं, शून्य को ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो ये शून्य नहीं है, ये ABCD का O है। क्या है? O है। और ये शून्य है। दोनों में अंतर समझ जाइए। अगर गोलाकार लिखा है तो क्या है? ABCD वाला O है, और ऐसे थोड़ा चपटा हुआ लिखा है तो ये शून्य है। तो शून्य और O में अंतर है। तो हमारा क्या? शून्य। कह रहा शून्य क्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या उससे कहते हैं जिन्हें आप P अपान Q के रूप में ले सकते हैं। Q बराबर नॉट जीरो, P अपान Q के रूप में ले सकते हैं, और Q बराबर नॉट जीरो, और P और Q क्या होनी चाहिए? एक पूर्णांक होनी चाहिए। तो जीरो को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लोग कह सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इससे हम शून्य को P अपान Q के रूप में ले सकते हैं। ये शून्य है, शून्य को हम लोग क्या ले सकते हैं? P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? P इक्वल हम लोग जीरो मान लेते हैं और Q इक्वल क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। P इक्वल जीरो, Q इक्वल 1। तो हम लोग यहाँ क्या मान रहे हैं? P इक्वल क्या मान ले रहे हैं? P हमारा क्या है? P इक्वल जीरो, Q इक्वल 1। P और Q क्या है? दोनों क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक हमारा माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक होता है, उसमें हमारा जीरो होता है। तो P भी जीरो है और Q 1 है। तो इससे हम P के स्थान पर जीरो लिखते हैं, Q के स्थान पर 1 रखते हैं। जब इसका फाइनल आंसर क्या आता है? इसका फाइनल आंसर जो होता है, इसका फाइनल आंसर क्या होता है? इसका फाइनल आंसर भी जीरो होता है। यानी जीरो को हम P अपान Q के रूप में लिख के पुनः इससे जीरो ले सकते हैं, इससे पुनः जीरो ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ P और Q क्या है? ये दोनों संख्या क्या है?
ये दोनों संख्या क्या है? पूर्णांक है। दोनों संख्या क्या है? पूर्णांक। ऐसे अगर पूर्णांक संख्या देखा जाए, पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। वैसे अगर पूर्णांक संख्या देखा जाए तो पूर्णांक संख्या हमारा समुच्चय जो होता है उसका होता है माइनस इनफिनाइट से -2 -1 0 +1 +2 प्लस इनफिनाइट, इसका हमारा पूर्णांक संख्या का समुच्चय होता है। इनके बीच कोई भी संख्या आएंगी सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। तो हम लोग क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और P = 0 मान सकते हैं, Q = 1 मान सकते हैं। जब 0/1 डिवाइड करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो 0 से हमने स्टार्ट किया तो 0 बन गया, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या। नोट करिए इतना। चलिए, हो गया पहला क्वेश्चन, नोट हो गया। तो आप सीना ठोक के कह सकते हैं 0 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर 60 पॉइंट हम लिखना हो तो क्योंकि इसे हम क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप 56 इंच का सीना करके कह सकते हैं कि शून्य हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि इससे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया पहला क्वेश्चन से। अगर आप संतुष्ट हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे 3 और 4 के बीच में अनंत अनेक परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन हमें सिर्फ कितना ज्ञात करना है? 6 ही संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्नावली 1.1 का हमारा दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितने? 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले देखते हैं, जब भी इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो हम लोग देखिए, ये हमारा क्या हल में अगर देखते हैं तो हल हमारा 3 है, 3 से बड़ा और 4 से छोटा। हमें कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? इनके बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये वैसे 3 और 4 के बीच अनंत संख्याएं होती है, लेकिन हमें कितनी ज्ञात करना है? 6 ही ज्ञात करना है। जैसे कोई तुमसे पूछे 3 के बाद क्या आता है तो आप लोग बताएंगे 4, तो 4 हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जब पूछा जाए 3 के बाद कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो आप बताएंगे 4। अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए 3 के बाद कौन संख्या आती है तो आप 4 नहीं बोल सकते। 3 के बाद अनेकों संख्या, अनंत संख्या आ सकती है। जब पूछेगा कि 3 के बाद कौन संख्या पूर्ण है, कौन संख्या प्राकृतिक है, तब हम बोलेंगे 4। तो इनके भी सिर्फ हमें क्या करना? 6। जब ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप कॉन्सेप्ट याद करिए। क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हमारा होता है जब दो संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? n+1 से गुणा और भाग करते हैं। n+1 से
n+1 से गुणा और भाग करते हैं मूल संख्याओं में। तो मूल संख्या क्या 3 और 4 है, तो इनसे n+1 से गुणा भाग करेंगे। n क्या है, कितनी परिमेय संख्या निकालना है, ये हमारा 1। जितनी परिमेय संख्या निकालना है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है वह n के बराबर हो, तो वह n के बराबर होता है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है वो n के बराबर। 2 पॉइंट याद करना, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, राइट। तो ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो n+1 कितना है, n+1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। n+1 ज्ञात करने के लिए हमें n+1 करेंगे तो n+1 हमारा हो जाएगा 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। यानी हम लोग 7 से गुणा और 7 से भाग मूल संख्याओं में करेंगे। मूल संख्या क्या है, मूल संख्या हमारा 3 है और मूल संख्या 4 है। 3 है और मूल संख्या 4 है। अब इनमें हमें क्या करना है, इनमें हमें करना है 7 से गुणा 7 से भाग, 7 से गुणा 7 से भाग। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा जो बनेगा 21/7 और 28/7 ये बनेगा। अब इनके बीच हमें क्या करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब इनके बीच हमें 6 परिमेय संख्या मिल जाए, कितने मिलेंगे 6 परिमेय संख्या। तो इनके बीच कौन कौन संख्या बीच में मिलना है ना, इनके बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन मिलेंगे, इनके बीच में ज्ञात करना है। तो 21 से बड़ा होना चाहिए, 21/7 से बड़ा होना चाहिए और 28/7 से छोटा, यानी 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। 3 से बड़ा हमारा क्या आएगा 22/7, इससे बड़ा क्या आएगा 23/7, इससे बड़ा क्या आएगा 24/7, इससे बड़ा क्या आएगा 25/7, इससे बड़ा क्या आएगा 26/7, इससे बड़ा क्या आएगा 27/7। तो हमारे 6 परिमेय संख्या मिल गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो n+1 से गुणा और भाग करते हैं, n+1 से गुणा और भाग करते हैं। लेकिन इससे पहले ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या चाहिए। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमारे तरफ से एक क्वेश्चन और बन जाए, एक क्वेश्चन हमारे तरफ से और बन जाए, कह दिए 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या, 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या, 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या। अगर क्वेश्चन ए कहे, क्वेश्चन अगर ए बोले 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
अगर आपका क्वेश्चन ए होगा, यदि आपका क्वेश्चन ए होगा ए, तो अब हम लोग क्या लगाते हैं उसमें फार्मूला, दोनों संख्याओं जोड़कर आधा कर देते हैं, यानी इनके मध्य परमेय संख्या जो होगा, मध्य परमेय संख्या जो होगा, मध्य परमेय संख्या क्या होगा, a प्लस बी अपान 2, यानी दोनों संख्याओं जोड़ के 2 को भाग कर देंगे, तो मध्य परमेय संख्या जो हो जाएगा हमारा, मध्य परमेय संख्या क्या होगा, 3 प्लस 4 बटे 2, तो आंसर कितना आएगा 7 बटे 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ये होगा ए। तो 7 बटे 2 इनके मध्य परमेय संख्या है, 7 बटे 2 क्या होगा 3.5, तो इसे लिख सकते हैं 3.5। अब 3.5 3 और 4 के बीच में आता ही नहीं है, मध्य आता है, तो हमारा यही आंसर। तो ये अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन सवाल तुम्हारा ए था, तो इस सवाल में इसे नोट करिए, समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसी में एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है, उस तरीके में हम लोग क्या करते हैं, देखिए उस तरीके में हम लोग उस तरीके भी बता दे रहे हैं। 3 और 4 के क्या चाहे, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या, कितना, सवाल क्या था, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ना, 6 परमेय संख्या। तो इस कंडीशन में हम लोग हल, क्या है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन हुआ, तो क्वेश्चन हल करते समय हम लोग क्या करते हैं, माना x बराबर 3 y बराबर 4, तो y ग्रेट x, y ग्रेट x, ठीक है, y बड़ा है x से, जब y बड़ा है x से तो हम लोग इनके बीच परमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो इनके बीच परमेय संख्या, इनके बीच परमेय संख्या, परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होगा, x प्लस डी कामा x प्लस 2d कामा x प्लस 3d कामा x प्लस 4d कामा x प्लस 5d कामा x प्लस 6d, यानी कितने चाहे 6 चाहे तो 6 ही हमारा 6 बार लिखेंगे, तो यानी इक्वल क्या हो जाएगा, यानी इक्वल यहाँ कितना दिया है, x इक्वल 3 y इक्वल 4, तो x ग्रेट y ग्रेट x है, y जो है x से बड़ा है, y जो है x से बड़ा है, और यहाँ n इक्वल क्या मिला है, n इक्वल हमारा क्या मिला है 6, यानी इक्वल 6 मिला तो 6 ही बार जाएंगे। जहां d हमारा, अब यहां लिखेंगे जहां d इक्वल होता है y माइनस x n प्लस 1, ठीक है, d इक्वल का, जहां d इक्वल क्या होगा, कितना होगा, जब d का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, y कितना है 4 माइनस 3 अपान n कितना है 6 प्लस 1 इक्वल कितना है, 4 में से 3 गए 1/7, अब 1/7, अब d इक्वल कितना मिलेगा हमें, d इक्वल क्या मिला, d इक्वल क्या मिलेगा 1/7। अब इस सभी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। पुट करते हैं, चलिए पुट करते हैं, s क्या है 3 प्लस
1/7 कामा 3 प्लस 2 गुणे 1/7 कामा 3 प्लस 3 गुणे 1/7 कामा 3 प्लस 4 गुणे 1/7 कामा 3 प्लस 5 गुणे 1/7 कामा 3 प्लस 6 3 प्लस 6 गुणे 1/7। जब इससे हल करते हैं तो हमारे क्या आ गया 7 त्रिक 21 1 22 7 त्रिक 21 1 22/7। अब कितना होगा 7 त्रिक 21 2 23 23/7 7 त्रिक 21 3 24/7 7 त्रिक 21 4 25/7 7 त्रिक 21 5 26/7 7 त्रिक 21 6 27/7। तो हमारा ए भी कितने आंसर हो गया 6। इनके भी 6 परमेय संख्या यहां भी हमारा मिला कितना 6 संख्या 6 परमेय संख्या मिला परमेय संख्या। तो हमारा दूसरा तरीका है ए भी है ए भी हमारा क्या है सोल्यूशन है। तो हमारा अगर ए कंडीशन है एक्स छोटा है वाई बड़ा है यानी बराबर इतना है तो हमारा ए फॉर्म लगता है x प्लस डी एक्स प्लस 2d एक्स प्लस 3d एक्स प्लस 4d एक्स प्लस 5d एक्स प्लस 6d क्योंकि n बराबर 6 मिले 6 पे ही रुक जाएंगे और हमारा जहां d होता है y माइनस x प्लस 1 तो इस d का वैल्यू पुट करते ही हमारा आंसर आ गया। देखो जो आंसर यहाँ आए हैं वही आंसर हमारे इसमें भी आया सेम वही आंसर आए हैं ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था चाहे इस तरीके से लगाइए अगर ये तरीका आपको समझ में आए इस तरीके से लगाइए और ये तरीका समझ में आए तो आप इस तरीके से लगाइए नोट करिए। चलिए नोट हो गया याद रखना x प्लस डी एक्स प्लस 2d एक्स प्लस 3d एक्स प्लस 4d एक्स प्लस 5d एक्स प्लस 6d जितना भी याद करना हो n का वैल्यू उतने d तक आप जोड़ सकते हैं और d को याद रखना y माइनस x प्लस 1 ये इसका वैल्यू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर्सनली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यही तो मैं अभी बताया तो इस तरीके लगा लिए जो भी देखिए किस तरीके से आप लगाना चाहेंगे जिस तरीके से आप लगाना चाहिए उस तरीके से लगा लीजिए n+1 से गुणा या भाग कर दीजिए या आप लगा लीजिए x प्लस डी एक्स प्लस 2d एक्स प्लस 3d एक्स प्लस 4d एक्स प्लस 5d बस यहीं रुक जाइए। डिक्वल क्या होगा y माइनस x अपान n+1 y ग्रेट होना चाहिए x लेस होना चाहिए चाहे जो लगा सकते हैं। तो हमारा जो भी है चलिए हल करते हैं इसे हल करते हैं देखो ये क्या है इनके बीच में चाहे 3/5 से ग्रेट और 4/5 से लेस कितने परमेय संख्या चाहिए 5 परमेय संख्या ज्ञात करने कितना 5 परमेय संख्या n बराबर कितना मिल गया n बराबर हमें कितना मिल गया 5 n बराबर कितना मिल गया 5। अब हमारा n+1 क्या होगा अब हम लोग क्या करते हैं n+1 का क्या कर देते हैं गुणा और भाग करते हैं n+1 कितना होगा 6 होगा यानी 6 का गुणा और 6 का भाग करेंगे मूल संख्या हमारा क्या है मूल संख्या हमारा 3/5 और 4/5 है। अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे किससे 6 से गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे 6 से भाग करेंगे 6 से गुणा करेंगे 6 से भाग और इसमें भी 6 का गुणा और 6 का भाग करेंगे
अब हमारा जो बनेगा तो क्या बनेगा, 36 18/30 और 4 छंग 24/30, राइट। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग, अब इनके बीच में कितने परमेय संख्या मिल जाएगी, इनके बीच में हमें मिल जाएगा टोटल 5 परमेय संख्या मिलेगा। कैसे मिलेगा 5 परमेय संख्या, देखो 18 के बाद देखो 18/30 से बड़ा होना चाहिए, 24/30 से छोटा होना चाहिए, 3/5 से बड़ा होना चाहिए और 4/5 से छोटा होना चाहिए। इससे बड़ा हमारा क्या होगा 19/30, इससे बड़ा 20/30, इससे बड़ा 21/30, इससे बड़ा 22/30, इससे बड़ा 23/30। आप 24 लिखेंगे तो 24 के बराबर 24/30 के बराबर हो जाएगा, लेकिन इससे छोटा चाहिए, इनके बीच चाहिए तुम्हारा 23/30। अब इनके बीच देखो कितने परमेय संख्या हो गए, इनके बीच हमारे 5 परमेय संख्या ज्ञात हो। कितना 5, 1 2 3 4 5, 5 परमेय संख्या ज्ञात हुआ, 5 परमेय संख्या, 5 परमेय संख्या ज्ञात हुआ, ज्ञात हुआ। यदि आपका इच्छा है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, किससे x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, बस यहीं तक लगाना है। जहां d इक्वल क्या होगा, d इक्वल होगा y - x और x n + 1। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। तो आप इसे क्या कर देना, 4/5 में से 3/5 घटा देना और 6 से डिवाइड कर देना, फिर x में जोड़ते चले जाना, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपके पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके में से कोई भी यूज करिए, 2 तरीके बताएं, दोनों में से आप कोई भी यूज करिए। चलिए, अगर आपसे यही कह दें, यही आपसे अगर अलग क्वेश्चन बन जाए, यहां पर अलग क्वेश्चन क्या बन जाए, बोल दे कि इनका हर समान नहीं है, जैसे बोले 3/2 और 5/3, 5/3 के बीच 5 परमेय संख्या आती है, 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहां देखिए इनका हर क्या है, समान नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन जरूर है, ये हमारा क्वेश्चन जरूर है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि इनका हर नहीं समान है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, हर को समान करते हैं। हल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हल करते समय हम लोग क्या करते हैं, जो 3/2 है इससे बड़ा 5/3, तो इससे बड़ा 5/3 से छोटा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला इसका हम लोग हर को समान करते हैं। हर समान करते 2 और 3 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब इसमें हम लोग कितना, इससे 6 बनाएंगे, 6 बनाने के लिए इसमें 3 गुणा करेंगे, 3 गुणा नीचे भी करेंगे, 3 गुणा ऊपर भी करेंगे, 3 गुणा क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे, 3 का गुणा ऊपर भी करेंगे। तो कितना बनेगा 3 गुणे 3 और 2 गुणे 3, इससे ग्रेट। अब इसे क्या करेंगे 5 गुणे 3, 5 गुणे क्या करेंगे, इसमें 6 बनाना 2 करेंगे,
देखो 6 बनाना है, इसमें 3 गुणा किए 6 बन गए, इसमें 3 कितने गुणा करेंगे 2 का, 2 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 का गुणा नीचे करेंगे। अब हमारा जो बनेगा, जो हमारा क्वेश्चन अब दिखेगा, अब ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, 3 त्रिका 9 बटे 6 से बड़ा और 10 बटे से 6 से छोटे के बीच में हमें कितना परमेय संख्या चाहिए, इनके बीच में हमें कितना चाहिए 5 परमेय संख्या, कितना 5 परमेय संख्या, परमेय संख्या। तो आप इसे अब हल करेंगे, तो पहले इसका क्या करेंगे, हर को समान करेंगे, क्या करेंगे, हर को समान करेंगे, हर को समान करेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हर को समान करना, हर को समान करना। तो अब हर समान होते फिर तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, जब क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा तो यही कॉन्सेप्ट लगा देना, तुम्हारा आंसर फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन है, ए वाला जो हमारा बता रहे हैं कंडीशन, जिस प्रकार हमने इसमें भी एक कंडीशन बताया, इसमें भी ए भी अगर सवाल ऐसे आएगा तो मध्य में कर देना a प्लस बी अपान 2। उसी प्रकार अगर हर नहीं समान रहेगा तो आपको हर पहले समान करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा क्वेश्चन मॉडिफाई होगा। अब इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट लगाना या कॉन्सेप्ट लगा देना, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, d इक्वल क्या होगा y माइनस एक्स अपान n प्लस 1 ए होगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर समझ में आया है तो नोट कर लीजिए, समझ तो आना चाहिए बिल्कुल 100%, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, इस प्रकार लगा लेना चाहिए। आपको हम पॉसिबिलिटी बता दे रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे लगाएंगे, ये भी हम आपको सिखाते चल रहे हैं, राइट। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी जो नीचे दिए गए कथन है सत्य है कि असत्य, कार्य के साथ आपने उत्तर दीजिए, यानी अपने उत्तर दीजिए कार्य के साथ। तो अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े हैं, बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं तो आप इससे कर ले जाएंगे, नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाएंगे। अगर बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और वीडियो जाके आप देख लीजिए, वहां सारे संख्याओं के बारे में आपको पता चल जाए, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, या भाज्य संख्या हो या भाज्य संख्या हो या सहभाज्य संख्या हो, या परमेय संख्या हो या अप्रमेय संख्या हो, या वास्तविक संख्या हो या काल्पनिक संख्या, सभी संख्याओं के बारे में पता चलेगा। एक बार आप स्वयं पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आपका दिमाग में आना चाहिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। हमारा जो प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ हल करते वक्त लिखेंगे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृत संख्या हमारा जो होता है वो होता है प्राकृत संख्या जो समुच्चय होता है, जो संख्याएं वस्तुओं गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये हमारी प्राकृत संख्या हो गया। अगर इसकी बात की जाए पूर्ण संख्या, दूसरा हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी प्राकृत संख्या हम क्या सम्मिलित कर लेंगे, जीरो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये हमारा प्राकृत संख्या का समुच्चय और पूर्ण संख्या का समुच्चय होगा।
अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। कह रहा प्रत्येक जो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये देखो प्राकृत संख्या प्रत्येक है, क्या जो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं, एक क्या प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। दो प्राकृत संख्या है, दो पूर्ण संख्या नहीं। तीन प्राकृत संख्या है, तीन पूर्ण संख्या नहीं। चार प्राकृत संख्या तो चार पूर्ण संख्या नहीं। पांच प्राकृत संख्या तो पांच पूर्ण संख्या नहीं। छह प्राकृत संख्या है तो छह पूर्ण संख्या नहीं है। n प्राकृत संख्या है तो n पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात क्या है, सत्य है। ये बात क्या है, सत्य है। ये बात क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है, सत्य है। ठीक है, ये बात सत्य है। सत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, यानी प्राकृत संख्या में हमारे पूर्ण संख्या भी है। प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या भी है। तो क्योंकि प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। पहला नोट हुआ। तो जो हमारे प्राकृत है वो पूर्ण भी संख्या है, तो इसलिए पहला कथन सत्य है, नोट कर लीजिए। दूसरा कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक संख्या हमने अभी स्टार्टिंग में बताया माइनस इंफिनाइट से लेके प्लस इंफिनाइट। तो हम लोग यहां देखते हैं, देखिए पूर्णांक संख्या लिखते हैं। पूर्णांक संख्या जो हमारा होता है इसका समुच्चय, इसका समुच्चय क्या होता है, माइनस इंफिनाइट से लेके -2 -1 0 +1 +2 प्लस इंफिनाइट, ये होता है इसका समुच्चय। और पूर्ण संख्या समुच्चय क्या होता है, पूर्ण संख्या समुच्चय क्या होता है, पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है 0 1 2 3 4 इंफिनाइट। ठीक है, तो कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं। हमारा जीरो से लेके जो जीरो और पॉजिटिव पूर्णांक है, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर जो है शून्य और जो धनात्मक पूर्णांक है वही हमारे क्या है, पूर्ण संख्या है, वही हमारा पूर्ण संख्या। लेकिन जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये बात असत्य हुआ। क्या हुआ, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। ये पॉइंट क्या है हमारा, असत्य है। असत्य है, क्या है, असत्य है। क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। जो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है -1 -2 -3 -इंफिनाइट, ये हमारे पूर्ण संख्या नहीं होते, इसलिए कथन असत्य है। तीसरा हमारा क्या है,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। क्या है? ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्यों असत्य है? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमारा परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या 3/2, 4/5, 6/7, 8/5। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 3/2, 4/5, 6/7, 8/5 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं। असत्य इसलिए है कि 3/2, 4/5, 6/7, 8/5 आदि परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये असत्य है। कुछ परिमेय संख्याएं हमारे पूर्ण संख्या कैटेगरी में आ सकती हैं। कुछ परिमेय संख्याएं हमारे पूर्ण संख्या के कैटेगरी में आ सकती हैं। जैसे हमारा कुछ परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। जैसे हमारा क्या? जीरो क्या है? परिमेय संख्या है, एक लिख देंगे परिमेय संख्या, और इसके डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 0, तो हमारा पूर्ण संख्या भी हो गया। जैसे 5 हो गया, 5/1 को हम सीधे लिख सकते हैं 5, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या पूर्ण संख्या बन गया। 6/1, ये भी डायरेक्ट 6 के बराबर होगा, तो ये भी पूर्ण संख्या हो गया। तो ये सभी संख्या हमारे हो सकते हैं। आदि संख्याएं हो सकती है, आदि संख्याएं हो सकती हैं। आज संख्या हो सकती हैं, लेकिन प्रत्येक संख्या नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती असत्य है, लेकिन जो हमारे जीरो और धनात्मक पूर्णांक हैं, जो हमारे शून्य और धनात्मक पूर्णांक हैं, शून्य और धनात्मक पूर्णांक हैं, वो पूर्ण संख्या हो सकती है। शून्य और धनात्मक पूर्णांक हैं, ये शून्य और धनात्मक पूर्णांक हैं, शून्य और धनात्मक पूर्णांक है, वो पूर्ण संख्या हो सकती हैं। तो जो हमारे शून्य और धनात्मक पूर्णांक है, वो पूर्ण संख्या, जो हमारे शून्य और धनात्मक पूर्णांक है, वो पूर्ण संख्या हो सकती है, वो पूर्ण संख्याएं हैं। जो हमारा शून्य और धनात्मक पूर्णांक है, वो पूर्ण संख्याएं हैं। बाकी प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं। जो हमारा निगेटिव वाला पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो कुछ संख्याएं हो सकती हैं, कुछ हो सकती हैं, सभी नहीं, कुछ हो सकती हैं। सभी नहीं हो सकती, कुछ हो सकती हैं। और इसमें तुम्हारा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या होती है। ये 100% सत्य है। ये असत्य है लेकिन कुछ कंडीशन पे हो सकते हैं, कुछ कंडीशन में हो सकते हैं। तो इसका आंसर अगर मोटा मोटा आंसर देखा जाए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, होती है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। कुछ हो सकती हैं, कुछ हो सकते हैं लेकिन प्रत्येक नहीं हो सकती है। उम्मीद करते हैं ये आपको पर्सनली 1.1 अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो क्लास 9 का मैथ बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो आप इसे नोट करिए। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ पर्सनली 1.2 के। तो आज जाने की इजाजत दीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।